नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप अगर मेरे पुराने देखने वाले तो आप जानते हैं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीर एक कहानी बहुत बढ़िया तरीके से बयां करती है। आज मैं कहानी तो आपको पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाना चाहता था, पश्चिम बंगाल का जिक्र करना चाहता था, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर किसी ने वो नहीं की है, प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्वीट पर शेयर की है, अपने एक्स हैंडल पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज सुबह सुबह सूर्य तिलक के दर्शन किए उन्होंने राम मंदिर के, अयोध्या से। लेकिन वो देखिए, इत्तेफाक देखिए, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, राम मंदिर के सूर्य दर्शन के वो जो है सूर्य तिलक के जो है विजुअल है, और उनके ऊपर देखिए, एक तरफ है लोकसभा स्पीकर, दूसरी तरफ है राज्यसभा के उपसभापति। तो क्या कहें, ये जो प्रधानमंत्री लिख रहे हैं इस तस्वीर के जरिए, कहानी वही है, या इस वक्त प्रधानमंत्री जिस तरह से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो बचने की उम्मीद इन्हीं चेहरों से है क्या? भगवान जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस संकट से निकालिए, और ऊपर सदन चल रहा है, और सदन में संकट से कौन निकालता है, प्रधानमंत्री के लिए कौन जो है वो संकट मोचक बनता है, वो चेहरे भी आपके सामने हैं। तो तस्वीरें शेयर करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि इस तस्वीर के और भी कई मायने निकलते हैं, तो ये मायने मैंने आपको दिखाए। खैर, चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, क्योंकि आज शनिवार है। मुझे मालूम है कल आप में से बहुत से लोगों की छुट्टी होगी, तो शायद मुझे लगता है आज थोड़ा सा वक्त होगा आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा पर थोड़ा सा होगा। पश्चिम बंगाल का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम असम की बात कर रहे हैं, हम केरल की बात कर रहे हैं, हम तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात हमने अब तक नहीं की। जबकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नज़रिए से बहुत अहम है, बीजेपी के लिए बहुत अहम है, और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, और लेफ्ट के लिए भी, चारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन असम का जिक्र आते ही हम सिर्फ बात करते हैं ममता बनर्जी और बीजेपी की, जबकि इसमें एक बहुत अहम एंगल कांग्रेस का भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बहुत मेजर प्लेयर बनने वाली है पश्चिम बंगाल में, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बड़ी गलत फहमी में। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल वो ज़मीन है जहां सिर्फ और सिर्फ पाना है, खोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने को है। इसलिए कांग्रेस वहां पर कई समीकरण बना रही है, जो समीकरण शायद हमें आपको इतना मालूम नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए। अगर आप राजनीति के छात्र हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, तो समझिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भले ही इस वक्त सबसे लथार्जिक दिख रही है, लेकिन अगर गुणा भाग गणित करेंगे, समीकरण गिनेंगे, तो आपको कांग्रेस के समीकरण कुछ और नज़र आएंगे। हालांकि मैं हैरान हुआ, मैं आज इसलिए इस टॉपिक को चुना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ममता बनर्जी लगातार प्रचार कर रही है, सब ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मजे की बात है, कांग्रेस आज जाके सीईसी की मीटिंग कर रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, अभी तय भी नहीं है, अभी सीईसी की मीटिंग चल रही है। ये कांग्रेस में फिलहाल स्थिति है, उम्मीदवार तो दूर की बात है। लेकिन ये कांग्रेस इसलिए ऐसा मुझे लग रहा करी कि कांग्रेस जानती है कि हम बहुत बड़े मेजर प्लेयर बन के या बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा के कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। इसलिए अंडर करंट जो होता है चुनाव में, उस पर काम कर रही है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल एक बेहद बेहद शानदार मौका है कांग्रेस के लिए, ज़ीरो से किसी हीरो की तलाश करने की। ज़ीरो से हीरो की तलाश कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पे भी आऊँगा, बाद में बताता हूँ आपको। ज़ीरो से हीरो की तलाश इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त कांग्रेस के पास, जैसा मैंने पहले कहा, खोने के लिए कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि शून्य विधायक है कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में।
और वो कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से। तकरीबन 20 साल बाद, 2 दशक बाद कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, 2 दशक बाद, और तकरीबन 5 दशकों से सत्ता से कहीं दूर है पश्चिम बंगाल में। लेकिन चलिए, सत्ता से दूर तो अलग बात, 2 दशकों से कांग्रेस अकेले चुनाव भी नहीं लड़ रही थी, 2 दशकों बाद हिम्मत करी अकेले चुनाव लड़ने की। इसलिए कांग्रेस के पास टास्क तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ है सामने चढ़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस जितना भी चढ़ पाए उसमें गे नहीं करेगी, क्योंकि ज़मीन यानी ज़ीरो, विधानसभा में ज़ीरो उपस्थिति, उससे ऊपर आने का मौका है, चाहे एक ही कदम क्यों ना है। आपको मालूम है 1951-52 में जब पश्चिम बंगाल बना, उसके बाद से कभी कांग्रेस की शून्य सीट नहीं आई थी। 2021 पहला मौका था जब कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई थी। देखिए, 2021 में दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। उससे पहले 2016 में भी लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था, लेकिन 2021 में स्थिति बहुत खराब हुई। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के लिए क्या स्थितियां है वहाँ पर। कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि वहाँ पर जो बीजेपी कोशिश कर रही है उस कोशिश को रोका जाए, उस कोशिश को कामयाब ना होने दिया जाए, और वो कोशिश है कि पश्चिम बंगाल को बाइपोलर कर दिया जाए। यानी कि जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, बस इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला हो, कांग्रेस उसको नहीं होने देना चाहती। इसीलिए किसी भी तरह से एक थर्ड अल्टरनेट के रूप में कांग्रेस अपने आप को पेश करना चाहती है। और कांग्रेस का सीधा मकसद है, कांग्रेस का कोई मकसद वहाँ बहुत बड़ी सीटें जीतने का ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का फोकस है अपना वोट शेयर बढ़ाने का, कि कम से कम वोट शेयर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कांग्रेस को वहाँ एक्चुअल में दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ का जो वोटर है, जो खास करके कांग्रेस का जो और राज्यों में एक ट्रेडिशनल वोट है, माइनॉरिटी वोटर यानी मुसलमान, वो वहाँ ममता बनर्जी के साथ आंख बंद करके खड़ा होता है। अब उस ममता बनर्जी से उस वोट को थोड़ा सा उससे अपना हिस्सा लेना, और साथ में दलित वोट, जो पश्चिम बंगाल के दलित हैं, उनको साधना, ये कांग्रेस की इस वक्त प्रायोरिटी है। अब आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल की दो ज़िले हैं जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेट जो है वो काफ़ी है। एक है अपना मालदा और दूसरा है मुर्शिदाबाद, जहाँ पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी कही जाती है। मुर्शिदाबाद 20 विधानसभा क्षेत्र आते हैं मुर्शिदाबाद में, और मालदा में आते हैं 12 सीटें आती हैं। और एकमात्र सांसद कांग्रेस की पश्चिम बंगाल से, एकमात्र जो सांसद हैं वो भी यहीं इसी मालदा से है, और उनका नाम है ईशा खान चौधरी, जो कि पूर्व एमपी अबू हज़म खान चौधरी के बेटे हैं और ABA गनी खान चौधरी के नेफ्यू हैं। एकमात्र सांसद है। अब ये जो मुर्शिदाबाद और मालदा मुस्लिम डोमिनेंट है, जहाँ पर 32 विधानसभा सीटें आती है, आप कहेंगे कि यहाँ पर कैसे आपको जो है वो कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये दोनों सीटों में जब 2021 में चुनाव हुए थे ना, तो बीजेपी ने मालदा में 2 सीटें जीती थी, और मुर्शिदाबाद में 2 फ्रॉम मुर्शिदाबाद, और 4 सीटें मालदा में जीती थी। 4 मालदा में 2021 में बीजेपी ने, और 2 मुर्शिदाबाद से, बाकी सब तृणमूल कांग्रेस को गई थी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये दोनों ही जगह ट्रेडिशनली तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस को तब गए हैं जब लोग कांग्रेस से मायूस हो गए थे। कांग्रेस से मायूस होने की वजह से ये लोग यहाँ दोनों जगह के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ममता बनर्जी के पीछे गए। यहाँ सोचिए, मुस्लिम डोमिनेट जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ अगर बीजेपी एक जगह 4 और एक जगह 2 सीट जीतती है, तो आप सोच सकते हैं ना कि वहाँ स्पेस तीसरे के लिए ज़रूर है, और कांग्रेस वही करना चाहती है। और यहीं से मैंने आपको बताया कि सांसद भी है मालदा से, और इसी इलाके से फिलहाल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी भी आते हैं।
हालांकि इस बार वो लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके में अधीर रंजन चौधरी एक मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं। वो मास लीडर के रूप में अधीर रंजन चौधरी है, और जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर इस वक्त, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का आदमी कहा जाता है, यानी संगठन का आदमी प्रदेश अध्यक्ष है और मास लीडर आपके पास एक पूर्व सांसद के रूप में। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि इन इलाकों में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पूरे स्टेट में फोकस नहीं करे, कांग्रेस पॉकेट्स में, पश्चिम बंगाल में पॉकेट्स पे फोकस कर रही है। मुस्लिम वोट के साथ दलित वोट का भी कॉम्बिनेशन जो है वो कांग्रेस ढूंढ रही है। अब मुस्लिम वोट में ही अगर आप आए तो देखिए एक और थर्ड एंगल वहाँ पर अब आया है, हुमायूं कबीर, जो कभी ममता बनर्जी के साथ ही हुआ करते थे, अब ओवैसी आ गए हैं। अब ओवैसी और हुमायूं कबीर की भाषा क्या है, खासकर ओवैसी की आप जानते हैं कि भड़काऊ बातें कही है ताकि मोबिलाइज हिंदू वोट और मोबिलाइज होकर बीजेपी को चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये बड़ा क्लियर हो गया है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की स्ट्रैटेजी पश्चिम बंगाल में क्या है, किसको फायदा पहुंचाने की है। तो ऐसे में जो मुस्लिम मतदाता वहां पर एक ऑप्शन ढूंढना चाहता है, वहां पर हुमायूं कबीर और ओवैसी भी फिट नहीं बैठते। कांग्रेस के लिए मौका है, इसलिए कांग्रेस का ज़रूरी था इस बार अकेले जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया कि कांग्रेस का क्यों ज़रूरी था इस बार इकलौता यानी अकेले चुनाव लड़ना, एकला चलो करने का। उसकी एक वजह यह भी है कि लेफ्ट का ठप्पा रहता तो मुसलमान फिर नहीं जाता कांग्रेस के पास, कांग्रेस की तरफ देखता भी नहीं। इस अब अकेले लड़ने से उम्मीद है कि कुछ तो है जो इस तरफ को डाइवर्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ। और साथ में मैंने कहा आपको कि अधीर रंजन चौधरी जैसा फैक्टर वहाँ पर है। अधीर रंजन चौधरी अभी मास लीडर हैं, लेकिन कांग्रेस को इस वक्त आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कमी किसकी खल रही है? सबसे ज़्यादा कमी खल रही है प्रियरंजन दास मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेता, ज़मीनी नेताओं की। पश्चिम बंगाल में प्रणब दा के बाद माफ़ कीजिएगा, प्रियरंजन दास मुंशी के बाद कोई बड़ा नेता कांग्रेस नहीं दे पाई है। ये एक समीकरण है जो मुस्लिम दलित के जरिए कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। दूसरा मैंने बताया, पहला है बीजेपी को बाइपोलर करने की कोशिश को रोकना, अल्टरनेट के रूप में अपने आप को पेश करना। और दूसरा है कि जो ममता के साथ मजबूरी में मुसलमान हैं, मजबूरी में, जो दिल से नहीं है, जो सिर्फ कांग्रेस से नाराज़गी की वजह से वहाँ पर है, उनको वापस लाना, और वैसे ही दलितों को वापस लाना। तीसरा एंगल देखिए, तीसरे एंगल के लिए आपको कुछ चुनावी आंकड़ों पे जाना पड़ेगा। देखिए चुनावी आंकड़ा बताता हूँ मैं। 2011 में 2011 की बात करें, क्योंकि 2011 तक 35 साल लेफ्ट ने वहाँ पर शासन किया पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस को बेदखल करके लेफ्ट का एक छत्र राज था। 2011 में कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया और यूपीए के तौर पर चुनाव लड़ा। यूपीए ने चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी ने 226 में सीटें लड़ी और 184 सीटें जीती। कांग्रेस ने 66 लड़ी और 42 जीती, 66 सीटें लड़कर 42 जीती, और वोट प्रतिशत था 9.9, हालांकि वोट थोड़ा कम हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि 35 साल का लेफ्ट का ताज छिन गया उनसे और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। सहयोग किसने दिया? 42 सीटें जीतकर कांग्रेस का भी इंपॉर्टेंट सहयोग था। यूपीए ने चुनाव लड़ा, यूपीए के तौर पे चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रास्ते अलग होते हैं। ममता बनर्जी के से जो है वो वहाँ के कांग्रेस नेताओं की अनबन शुरू हो जाती है, और इधर दिल्ली में राहुल गांधी बड़े चेहरे के तौर पे आगे आते हैं और सोनिया गांधी पीछे हो जाती। ममता बनर्जी कंफर्टेबल नहीं थी, ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ कंफर्टेबल थी, तो दूरियां बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि 2016 में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन में चली गई, और यही सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने की। तब भी
तब भी ऐसा लग रहा था कि लोगों को थोड़ी कांग्रेस से उम्मीद है। वो लेफ्ट के साथ जाने के बावजूद कांग्रेस ने 92 सीटें पर चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीती, यानी 2011 के मुकाबले 2 ज़्यादा, और वोट प्रतिशत भी बढ़ गया 12.25। ये साफ बताता है कि लोगों ने तब इशारा किया था कांग्रेस को कि अल्टरनेट के रूप में कांग्रेस को एक वहाँ पर लोग देख रहे हैं, एक उम्मीद है। लोगों ने ये उम्मीद दिखाई थी, ये सिग्नल दिया था। लेकिन बदकिस्मती कांग्रेस की कि कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई। कांग्रेस को वहीं से अलग हो जाना चाहिए था, वहीं से अपनी अकेले की लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी। और अगर 2016 के बाद से ही कांग्रेस ने अकेले लड़ना शुरू कर दिया होता तो शायद आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बजाय कांग्रेस बड़ी फोर्स होती ममता बनर्जी के सामने। लेकिन कांग्रेस ने ये गलती करी और ये जो नतीजा आया इसे अपना नसीब समझकर बैठ गए। नतीजा 2021 में फिर उसी लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ा और हुआ क्या कि 2021 में 91 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, 0 खाता भी नहीं खोल पाए और वोट प्रतिशत भी घटकर 9.32 रह गया। बड़ी बेसिक सी चीज़ थी कि पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि जिस लेफ्ट के शासन से दुखी होकर 35 साल के शासन से दुखी होकर ममता को चुना और कांग्रेस ने ममता का साथ दिया, लगा कि ये कांग्रेसी जो है वो दिमाग, कांग्रेसी जो माइंडसेट है, ये प्रदेश को अच्छा चलाएगा, प्रदेश के लिए हितकारी होगा। क्योंकि ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस से छिटक कर ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन 16 में कांग्रेस फिर वापस लेफ्ट के पास चली जाती है तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि वापस लेफ्ट को चुनते। यहाँ से देखिए कांग्रेस ने क्यों इशारा नहीं समझा। 2016 का फिर देखिए सामने, 92 में से 44 कांग्रेस को दी, लेकिन लेफ्ट जो 148 सीटों पर लड़ा उसे सिर्फ 26 सीटें दी, सिर्फ 26 सीटें दी। तब भी कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि लोग इशारा आपको कर रहे हैं कि आप लीड करिए, आप आगे बढ़िए। नहीं समझे, 2021 में 0 पर पहुंचे। कांग्रेस को लोगों ने कहा कि जिस लेफ्ट से छुटकारा चाहते हैं उसी लेफ्ट को आप वापस लाना चाहते हैं, ये तो नहीं चलेगा। अब ऐसे में वैक्यूम बना तो बीजेपी घुस गई और बीजेपी ने अपने लिए जगह बना ली। अब उस वैक्यूम को ही खत्म कर देना चाहती है बीजेपी, उस वैक्यूम को ही मिटा देना चाहती है। इसलिए कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि उस थर्ड ऑप्शन को खुला रखे, उस थर्ड ऑप्शन में अपनी जगह बनाए, जैसे तेलंगाना में बनाई थी। बीआरएस और बीजेपी के बीच में वैक्यूम बनाया और कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई। ना सिर्फ जगह बनाई, उन दोनों को चीरते हुए सत्ता तक पहुंच गई। ये पश्चिम बंगाल में करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस अगर वैक्यूम भरती है या तीसरे ऑप्शन के रूप में आती है जो कोशिश कर रही है, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा ये है कि ममता बनर्जी को फिलहाल कांग्रेस फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। चुनाव चल रहे हैं, देखिए ना ममता बनर्जी कोई कांग्रेस पे हमला कर रही है, ना कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के लिए कुछ इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है या उन पर कोई जो है वो बयानबाजी नहीं की जा रही। ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते सुधर रहे हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तौर पर फिर से नेशनल तौर पे एकजुट दिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण एक ये है कि हाल ही में एक जो सांसद कभी कांग्रेस की हुआ करती थी नेता, फिर टीएमसी में गई, टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। मौसम नूर जो सांसद हैं अभी, ईशा खान चौधरी, उन्हीं की कज़न है। मौसम नूर वापस कांग्रेस में आई। नॉर्मली जब ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ता है तो ममता बनर्जी उन्हें भी नहीं छोड़ती, ममता बनर्जी तीखे हमले करती है। लेकिन मौसम नूर के टीएमसी से कांग्रेस में आने पर कोई बयानबाजी नहीं हुई, किसी ने कोई टोका टिप्पणी नहीं की, किसी ने तीखा बयान नहीं दिया, ना टीएमसी की तरफ से ना कांग्रेस वालों ने कोई बड़े बड़े दावे किए। वो इशारा करता है कि ये जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है ये कहीं ना कहीं वो जो 2011 वाला मैजिक था उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। कि अभी ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि कांग्रेस वो वोट हासिल करे
खास करके मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट, जो ममता बनर्जी को लगता है उससे शायद छिटक सकते हैं। वो कभी नहीं चाहेगी कि वो वोट हुमायूं कबीर या ओवैसी की तरफ जाए जो बीजेपी के मददगार है। वो चाहती है कि कांग्रेस किसी तरह से इन वोटों को अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि वो भी जानती है कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ा गेम चेंज नहीं करने वाली, कुछ सीटें बहुत सारी नहीं जीतने जाएगी, लेकिन ये जो वोट अगर जाता है कहीं इधर उधर वो ममता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कांग्रेस को वो चाहती हैं कि इस वैक्यूम को भरे। साथ ही जो दलित वोट भी ममता को लगता है कि उनके साथ नहीं है, बीजेपी की तरफ जा सकता है, उस दलित वोट को अगर कांग्रेस किसी तरह अपनी तरफ खींच पाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बीजेपी को बहुत नुकसान करेगा। तो जो 2011 का कमराडी था, 2011 की जो आपसी तालमेल था, जो सहयोग था एक दूसरे का, उस मैजिक को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। ये अंडर द कवर है या अंडर द टेबल या अंडर करंट जो आप कहिए वो है, जो दिखाया नहीं जा रहा ऊपर, लेकिन असल हकीकत यही है कि अंदर 2011 का कुछ उसी तरह से मिलता जुलता कुछ माहौल फॉर्मूला बनाया जाए। इसीलिए कांग्रेस के लीडर भी खुलेआम ममता बनर्जी की जीत की दुआएं कर रही है। हम चाहते हैं कि वो जीते, चाहे कोई जो भी हो, हमसे भिड़ गए जो भी है, हम चाहते हैं कि बंगाल में ममता जी जीत के आए, वहाँ कांग्रेस का कदम भी आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, पार्टी की सोच विचार हो या ना हो, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि ममता मुंह तोड़ जवाब देगी केंद्र को, और ये लोग भी लगे हुए हैं कि हर कदम पे उसकी नुकसान कैसे उठाएं। गवर्नर को रातों रात हटा दिए और दूसरे को लाके बिठा दिए। SIR का क्या ड्रामा चल रहा है, सारा देश गवाह है। और इतने सारे मुसीबतों को झेल कर अगर एक औरत लड़ रही है तो औरत के नाते मैं उसके साथ हूँ। और ये बात सिर्फ रेणुका चौधरी नहीं कह रही, अभिषेक मनु सिंघवी ने यही बात की और कई नेताओं ने ये बात की है कि दरअसल चाहते हैं कि ममता जीते और ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस बेटर परफॉर्म करे। ज़ीरो से तो बेटर ही करना चाहेगी ना, ज़ीरो से हीरो तलाश, मैंने जो शुरू में कहा था वो यही है कि अगर इस वक्त कोई 5, 6, 8 विधायक भी कांग्रेस के जीतते हैं या इस ऑड सिचुएशन में भी कांग्रेस वोट शेयर अपना बढ़ा पाती है, तो ये हीरो इसलिए होगा वो पश्चिम बंगाल की पूरी PCC या पश्चिम बंगाल का चुनाव, कि जो दूसरे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे जहाँ पर कांग्रेस एक्चुअल में रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है, अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही है, तमिलनाडु भी इंक्लूड हो गया उसमें, या और जो राज्य हैं वहाँ एक वो मिलता है, जोश मिलता है, उदाहरण मिलता है कि कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में कर सकती है तो वहाँ भी कर सकती है। और ये एकला चलो का फार्मूला अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 1% भी फ़ायदा दे गया, 1% भी फ़ायदा दे गया, तो आप मान के चलिए कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अब कांग्रेस उस एकला चलो के फार्मूले को फिर अपनाने से झिझकेगी नहीं, ज़रूर जाएगी। और साथ ही यही फार्मूला मुझे लगता अपनाएगी विधानसभा चुनाव में जो ममता के साथ अपनाया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी को जब PCC अध्यक्ष पद से हटाया गया था, वो माना जा रहा है कि शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी से ममता बनर्जी बहुत अनकंफर्टेबल थी। तो अधीर रंजन चौधरी को हटाकर कांग्रेस ने ममता बनर्जी को वहीं संकेत दे दिया था कि हम आपके जो विचार हैं या जो आपकी सोच है उसकी परवाह करते हैं और साथ चलने का इंडिया गठबंधन के तौर पर जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, सब ने एक बात ज़रूर कही है कि जो इंडिया गठबंधन बना वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है और उसमें तय था कि विधानसभा चुनाव में अपने अपने हिसाब से सब चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस का संबंध सुधरता है इस विधानसभा चुनाव के बाद, तो लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि अब तक ममता बनर्जी की नाराज़गी आए दिन दिखती रहती है इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस के लीडरशिप को लेकर। और दूसरा झटका पता किसको लगेगा? बीजेपी के अलावा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश में है कि इंडिया गठबंधन से एक तीसरा फ्रंट निकाला जाए जिसमें वो हों, ममता बनर्जी हों और साथ में 2-3 और जुड़ जाएं। अगर ममता
पीछे हट गई और इंडिया गठबंधन के साथ रही, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल ये है, फिर पहली वाली बात पे आता हूँ, इस सब के बीच में कांग्रेस अभी है कहाँ? दिखे तो सही पश्चिम बंगाल में, जल्दी से अपने कैंडिडेट तो अनाउंस करे, चाहे जितने भी करती है जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब जाए। मैं मानता हूँ कि भाई पहले केरल और असम का निपटाना है चुनाव, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल जाएंगे कांग्रेस के नेता। लेकिन तय तो हो, एक स्टार प्रचारकों की सूची तो आए कि भाई कौन कौन जाएगा पश्चिम बंगाल, तय तो हो। मुझे लगता है राहुल गांधी को जाना चाहिए, प्रियंका गांधी को जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना चाहिए, क्योंकि दलित चेहरा है। इन तीनों का वहाँ पर जाना बेहद ज़रूरी है। सचिन पायलट को भेजिए, इमरान प्रतापगढ़ी को भेजिए, इमरान मसूद को भेजिए। जैसे ही केरल और असम का चुनाव निपटता है, जितने मुस्लिम चेहरे हैं आपके पास सबको पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए, और जो बड़े चेहरे हैं सबको पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए। अरे पिछली बार आपको वोट मिला था कितना, 9.32% वोट मिला है 2000 उसके चुनाव में, 21 के चुनाव में। कम से कम अगर इसी में 4-5% की बढ़ोतरी हो जाती है ना, तो 29 की लड़ाई के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे और बहुत सारा स्कोप खुल जाएगा। फिलहाल इस पश्चिम बंगाल के विश्लेषण में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।